हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और मेरे साथ है आज सोनाली गुप्ता। एंड सोनाली गुप्ता ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने नेट जेआरएफ लाकर एंड उनका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सो बहुत बहुत मुबारक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सोनाली, आपकी सक्सेस के लिए। थैंक यू मैम। जी, आपको कैसा लग रहा है नेट जेआरएफ निकाल के? मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट था और सोचा अच्छा। नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों से ये सुना था कि थर्ड अटेम्प्ट फिफ्थ अटेम्प्ट तक नेट क्लियर हो जाता है, जेआरएफ नहीं हो पाता है एक दो नंबर से। बट मेरा ये था कि अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर है अभी मेरा। तो मेरा ये था कि मुझे एमए कंप्लीट होने से पहले तक जेआरएफ क्लियर कर लेना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है मुझे, चाहे जैसे भी हो। तो मैंने उसको पहले माइंडसेट बना रखा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इसलिए मैं 6 महीने से प्रिपेयर कर रही थी। बीच में घर पे हूँ तो रेगुलर नहीं हो पाती स्टडीज, लेकिन मैं फिर भी जब भी टाइम मिलता था पढ़ती थी। और पेपर वन के लिए तो मैंने आपको ही फॉलो किया था। मैंने आपके सबसे मेन जो मेरा एक यूनिट फोर्थ है, लॉजिकल रीजनिंग, वो मैंने आपसे पढ़ा और आपसे ही मुझे समझ आया। वो मेरा सबसे बेस्ट, मतलब पहले स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया था वो टॉपिक। पूरी यूनिट ही मुझे बहुत बेकार लगती थी, मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन आपसे पढ़ा तो मुझे पूरा क्लियर हो गया। अभी मैं सबसे बेस्ट यूनिट मुझे अब तक वो लगा। और ग्रेट। बाकी मैंने पेपर वन में भी मैंने सारे यूनिट्स नहीं पढ़े थे। सही बताऊं तो मैंने 7 यूनिट्स ही अच्छे से पढ़े थे स्टार्टिंग के, और 8 9 10th यूनिट्स को मैंने बस ऊपर ऊपर से, जो मेन मेन आपका मैराथन क्लास में जो, वो भी मैंने पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा सॉल्व किए थे। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि जो जो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब एरियाज हैं जिसपे फोकस करने हैं, तो मैंने उसी एरियाज पे जो बाकी यूनिट्स थे उस पे उनको देखा। और बाकी 7 यूनिट्स को मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था कि ताकि उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें मेरी गलती नहीं होनी चाहिए। आप पेपर वन कह के रहे हो लिए कि ये आपने स्ट्रेटेजी। उसको कम पढ़ा, लेकिन आप दूसरी साइड कह रहे हो आपने एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व किए, ठीक है? तो बेसिक। यस मैम। हाँ जी। सो बेसिकली आपने मेहनत करी है और उसका फल आपको मिला है। आप कितना टाइम देते थे आपको रेगुलर में? मैम रेगुलर में ऐसे मैं 5 to 6 आवर्स ही दे पाती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं किसी दिन पूरा दिन नहीं पढ़ पाती थी, और किसी दिन ऐसा भी होता था कि मैं 7 to 8 आवर्स भी पढ़ लेती थी। मतलब मेरा रेगुलर का वो नहीं था कि फिक्स हो, क्योंकि मैं घर पे हूँ तो थोड़ा रेगुलर नहीं पढ़ाई हो पाती है मेरी। हाँ जी। अच्छा। तो आपने 9 क्लासेस पे कोर्स लिया था? यस मैम, पेपर वन का कोर्स लिया पेपर था। वन का कोर्स लिया था, ठीक है। तो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाई थी? यस मैम, पेपर वन के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्यादा ही लगाया था। मैंने पीवाईक्यू बहुत ज्यादा सॉल्व किए थे, और मॉक टेस्ट भी मैंने दिया था पेपर वन के लिए। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। सो आपका जो पेपर हो गया था तो उसमें आपका मतलब पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है टाइम मैनेजमेंट की। मैम टाइम मैनेजमेंट, मैंने मॉक टेस्ट दिया था हाँ। पेपर से पहले जितने भी। तो उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का तो वो पहले से प्रैक्टिस हो चुका था कि कैसे टाइम मैनेज करना है, पेपर टू को कैसे कितने टाइम में कवर करना है पेपर वन को। तो जैसे पेपर वन का मेरा था कि पहले मैं पेपर वन के जो थ्योरेटिकल पोर्शन थे उसको मैंने सोचा कि पहले कवर कर लेना है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और उसमें से जो मैथ्स के डीआई के क्वेश्चन थे उसको मैं सबसे लास्ट में करने के लिए छोड़ देती थी। सबका अपना तरीका होता है सॉल्व करने का, लेकिन मैं उसको सबसे लास्ट में करती थी क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो मैं सोची कि उसको लास्ट में करना है, और पेपर वन को सॉल्व करने के बाद मैं पेपर टू को भी सॉल्व कर लेती थी, सोशोलॉजी को। और सबसे लास्ट पे मैं 15 20 मिनट बचाती थी तो डीआई को मेरे सॉल्व करने के लिए। तो डीआई आराम से, फिर उस तरह से प्रेशर भी नहीं होता था कि हाँ टाइम कम है, और डीआई मेरा 15 20 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाता था। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि जो थियोरेटिकल पोर्शन है, मतलब सबकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, सोनाली ने जैसे मेंशन किया। तो एज पर द सोनाली, आपको ना पहले तो टेस्ट सीरीज देके प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि 9 क्लासेस पे अगर आप कोई योद्धा बैच या कोई सा भी कोर्स लेते हो तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलती है, एमसीक्यूज भी। तो आप इतनी सारी टेस्ट सीरीज देके आपको समझ में आया था कि आपके लिए बेटर क्या है। आप पहले मैथमेटिकल प्रोपोर्शन जैसे जैसे आता है साथ साथ चलें, या फिर उसको लास्ट के लिए छोड़ें। तो इन्होंने क्या किया कि थ्योरेटिकल पोर्शन को अगर हम कम टाइम में ज्यादा जल्दी कर लेते हैं तो मैथ्स और जीआई के लिए काफी अच्छा टाइम बोला है उन्होंने कि जो बचता था, ये नहीं कि एंड में जाके सिर्फ 10 मिनट बच रहे हैं।
उन्होंने बोला 10 से 20 मिनट उनका डीआई के लिए भी बचता था, इस वजह से वो अच्छे से टाइम मैनेज कर पाते थे। एम आई राइट यस मैम। सोनाली? जी। यस अच्छा। मैम। सो आप फर्स्ट टाइम में, देखो ये होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करो ना, आधे से ज्यादा आगे आगे, आगे पीछे वाले लोग डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि उनका 5 साल हो गए, उनके 3 साल हो गए, 2 साल हो गए। लेकिन ऐसे माहौल में आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? मैम मोटिवेटेड, अब ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्लियर हो हाँ, गया, तो बहुत ज्यादा बिल्कुल। एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को हाँ, कि कैसे क्या किया एक्चुअली मैंने, पहले बस भी मैं। हर कोई यही चाहता है पहली बारी में निकल जाए। एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम वाला ही बोल रहे हैं कि डेडिकेशन के लिए कैसे मैनेज किया। मैम बस ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है चाहे जैसे हाँ। भी हो, मुझे दूसरा जी। या तीसरा अटेम्प्ट नहीं देना है। ये हाँ। तो था कि नेट का एग्जाम हर 6 महीने पे होता है तो दे सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी एमए चल रहा है तो चलो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते 2-3 चांस मुझे मिलेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। अगर दूसरी बार तीसरी बार का सोचूंगी तो सोचती रह जाऊंगी, तो यस। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, इतना माइंडसेट बना रखा था। जी। ठीक है, तो ये आपने सही बात बोली, ये होता है मैनिफेस्टेशन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको बोलते हैं उसके साथ साथ आपने मेहनत भी करी, जिसका आपको रिजल्ट मिला। सो एनीथिंग एल्स सोनाली जी आप शेयर करना चाहते हो हमारे लर्नर्स के साथ? मैं बस इतना कहूंगी कि सिलेबस जितना है सिलेबस को देख ले और कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करे। सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज ने मेरा हेल्प किया है, बहुत ज्यादा हेल्प किया है। पीवाईक्यूज को मैंने 7 से 8 बार सेम क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया और उसके बाद मैंने देखा कि हाँ कौन कौन से मेन एरियाज हैं जिस पे फोकस करना है, जो इम्पोर्टेंट है। कुछ पोर्शन था कि मतलब उससे उतना क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो मैंने उस पर फोकस नहीं किया, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसी पे फोकस किया। और जरूरी नहीं है कि सारे यूनिट्स को पढ़ना है या मतलब सब 10 यूनिट्स हैं तो सारे पे। मेरा आईसीटी था जो कि मेरा बहुत ज्यादा वीक था, मैंने नहीं पढ़ा था उसको। लास्ट टाइम में मैं प्रिपेयर करने चली तो उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, तो उसमें से मैंने नंबर सिस्टम को पढ़ा था। जो ये था आगे कि आता है। उससे क्वेश्चन एक दो बनेंगे, तो उसको मैंने सॉल्व किया था कि अगर क्वेश्चन आया तो करना बना तो कर लूंगी, या नहीं तो वो स्किप हो जाएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन बाकी पीपल एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के भी यूनिट्स के भी जो इम्पोर्टेंट कुछ एरियाज थे, मैंने मैराथन क्लास आपका देखा था उसमें से पीवाईक्यू जो सॉल्व किए थे, जो क्वेश्चंस मैंने देखे थे कि हाँ पूछा हुआ है, तो बस वही पोर्शन मैंने मैराथन क्लास से भी देखा था आपका कि अगर इससे फंसा क्वेश्चन तो करूंगी, वरना ये भी यूनिट फंसे तो थे? स्किप करूंगी। बाकी 7 यूनिट जो मैंने पढ़े थे, मैथ्स मेरा सही था पहले से, और रीजनिंग तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। और बाकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो वो तो हो जाता है, इजी होता है। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही आता है, तो उसको मैंने अच्छे से कवर किया था। अच्छा। और आप। बाकी कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके भी हो जाता है कुछ हाँ। क्वेश्चंस। तो इस तरीके से सॉल्व किया था। अब मेरा मेन फोकस पेपर 2 पे था क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा दूसरा पेपर 2 था, तो मैंने उस पे ज्यादा फोकस किया था। आप, फिर अब भी मैं मेरा इससे पेपर आने वाली थी, पेपर 2 सोशियोलॉजी वाले बच्चों को टिप्स दे दो, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चों को हेल्प होगी आपसे। हाँ जी। अभी उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा आगे पढ़ना है सोशियोलॉजी में। मैंने पूरा कवर नहीं करा है उसमें भी, लेकिन ये मैं था कि मेजर मेजर पीवाईक्यू। जाती हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो, जैसे आप कह रहे हो आपको ये पता चल गया था कि टॉपिक कौन कौन से में से आता है, तो कुछ ऐसे टॉपिक यस आप ओवरव्यू बता सकते हैं बच्चों को? मैम, यही पीवाईक्यू से ही मैं पीवाईक्यू से ही सॉल्व करने के हाँ। बाद ही मुझे पता चला कि हाँ क्या, लाइक पेपर में सोशियोलॉजी में स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2 एंड 3। फर्स्ट यूनिट सोशल थिंकर्स वाला है, वो यूनिट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और पेपर यूनिट 2 जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उससे भी क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। यूनिट 3 का मतलब स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट्स है उस पे ज्यादा फोकस करना है, मैंने उस पे ही ज्यादा फोकस किया था। यूनिट 4 जो है वो रूरल सोशियोलॉजी करके है, तो उसमें मतलब थिंकर्स के किस फील्ड में उन्होंने काम किया है, कौन से विलेज में काम किया है, इस पे फोकस करना है। और बाकी जो यूनिट्स है कुछ तो थिंकर्स एंड उनके बुक्स क्या है, मेन कॉन्सेप्ट्स क्या दिए हैं उन्होंने। और आजकल तो क्रोनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी पढ़ना, मतलब उस पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है। तो मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आगे आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सोनाली से आपको मोटिवेशन जरूर मिला होगा नेट जेआरएफ, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए।
सो फाइनली आपको और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आपकी लाइफ में आप बहुत आगे जाए, अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बने, एंड पीएचडी के लिए भी आपके लिए मेरी ब्लेसिंग्स है। ठीक है, थैंक यू थैंक सोना, यू सो मच। कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।